27 मार्च 1977 की बात है। स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा होता है। दो विमानों की जबरदस्त टक्कर में 583 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 27 मार्च 1977 को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की केएलएम फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट्स की मंजिल एक थी और वो था स्पेन का लॉस पाल्मस एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 बजते ही पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की आशंका से डरे हुए सुरक्षाकर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डायवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थीं। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और केएलएम की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे आ गईं। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे ज्यादा जानलेवा और भीषण रहा। इस दुर्घटना में 583 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया के लोगों को सहमा दिया था। इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ सीबीएस न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे, वहां एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया जाता है, वहां ये दोनों उस रनवे पर एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब होता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का एटीसी टावर केएलएम फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। केएलएम फ्लाइट ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट्स ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर खड़े हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई और केएलएम विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में केएलएम के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्राग ने 2000 में सीबीएस न्यूज से ही बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा मैं चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कवायद शुरू हुई कि यह दुर्घटना हुई कैसे। दुर्घटना के आधिकारिक जांच में कहा गया कि केएलएम फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटेन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन एटीसी से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। उनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर एटीसी और पैन एम एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज आई। इससे हुआ यह कि केएलएम एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाजें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ सेकंड के अंतराल पर होती चली गईं।
इस मिसकम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकेंड बाद वहां का पूरा मंजर बदल चुका था। जांच में कहा गया कि केएलएम एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर से सिर्फ 9 सेकेंड पहले रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती केएलएम फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस हादसे में जिंदा बचे 61 लोगों में से एक जॉन फेथर्स भी थीं। इस हादसे के 40 साल बाद वो इस बारे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताती हैं, टक्कर के बाद मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि ये मेरी जिंदगी का अंत है। लेकिन कैसे भी करके मैं प्लेन के साइड से निकली। वहां हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। हमारे ही प्लेन में सवार एक डॉक्टर नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फेथर्स उस दिन को याद करते हुए कहती हैं कि वहां फैली छोटी छोटी आग की लपटें मिलकर बड़ी होती जा रही थीं। मैं प्लेन से कूदकर सिर्फ भागती जा रही थी। मैं करीब 15 सेकेंड तक भागती रही और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में एक धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई एटम बम फट गया हो। मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा और सब खत्म हो चुका था। बस एक बड़ा आग का गोला दिखाई दे रहा था। इस हादसे की एक और सर्वाइवर इंटरव्यू में बताती हैं कि टक्कर के बाद मेरे आसपास लोग अपनी सीट पर सिर्फ बैठे हुए थे। उनमें से कोई हिल भी नहीं रहा था। वो सब बेजान पड़े थे। वो बताती हैं कि बाहर निकलने के बाद जो देखा वो आज भी मेरे जहन में है। जो लोग निकल पाए थे उनके शरीर जले हुए थे। हर किसी के शरीर पर खून दिखाई दे रहा था। जो लाशें वहां पड़ी थीं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान हैं या कुछ और। इस भीषण हादसे के बाद एविएशन सेक्टर पहले की तरह नहीं रह गया। जांच में कई ऐसी बातें सामने आईं जिनका ख्याल रखकर इस हादसे को रोका जा सकता था। सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक के तरीकों में बदलाव किया गया। इसमें सबसे पहला था कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATC) पर सारी बातचीत सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। ATC में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश लाइब्रेरी में ऐसे 300 शब्द शामिल किए गए जिनका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। जैसे ओके और रोजर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेक ऑफ शब्द का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ATC से टेक ऑफ की फाइनल परमिशन मिल गई हो। इस बदलाव को लाने की वजह बना दुर्घटना में 3 भाषा के लोगों को पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल रहना। यहाँ स्पेनिश, डच और इंग्लिश 3 भाषा के लहजे में बात की जा रही थी। नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम में फैसला लेने पर जोर दिया गया। इससे पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेले करता था। इसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो तो उस पर सवाल उठा सकते हैं। इस घटना के बाद एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ह्यूमन एरर को लेकर लिया गया। किसी इंसान की गलती की वजह से इतनी ज्यादा संख्या में इंसानों की मौत ने तमाम सरकारों और एजेंसियों को ह्यूमन एरर को लेकर सचेत कर दिया। किसी इंसानी गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए रिसोर्स और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए।